नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 23 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। राज्यसभा से निलंबित हुए सदस्यों को चाय पिलाने पहुंचे उपसभापति, PM मोदी ने की तारीफ। विपक्षी दलों ने रविवार को राज्यसभा में हुए हंगामे के चलते सोमवार को 8 विपक्षी सदस्यों को निलंबित किए जाने को लेकर सरकार पर हमला बोला तथा इस कदम के विरोध में वे संसद भवन परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निलंबित हो चुके 8 सांसदों को चाय पिलाने खुद मंगलवार सुबह उपसभापति हरिवंश पहुंचे। उपसभापति की इस पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की मंगलवार को तारीफ करते हुए कहा, जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है वह प्रत्येक लोकतंत्र प्रेमी को प्रेरित और आनंदित करने वाला है। राज्यसभा में 20 सितंबर को कृषि क्षेत्र से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और उस समय सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे उपसभापति हरिवंश के सामने पहुंच गए और माइक तोड़ दिए तथा वहां रखे कागज उठाकर फेंक दिए। सभापति वेंकैया नायडू ने सोमवार को इस घटना पर कठोर कार्रवाई करते हुए हंगामा कर रहे विपक्ष के 8 सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया था और यह सदस्य संसद भवन परिसर में ही धरने पर बैठ गए और रात भर वहीं रहे। उपसभापति धरना दे रहे सत्र से निलंबित सांसदों के लिए आज सुबह चाय लेकर पहुंचे थे। मोदी ने उपसभापति के इस व्यवहार की तारीफ करते हुए आज ट्वीट कर लिखा, बिहार की धरती ने सदियों पहले पूरे विश्व को लोकतंत्र की शिक्षा दी थी। आज उसी बिहार की धरती से प्रजातंत्र के प्रतिनिधि बने हरिवंश जी ने जो किया वह प्रत्येक लोकतंत्र प्रेमी को प्रेरित और आनंदित करने वाला है। हर किसी ने देखा कि 2 दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उनको किस प्रकार अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। लेकिन आपको आनंद होगा कि आज हरिवंश जी ने उन्हीं लोगों को सवेरे सवेरे अपने घर से चाय ले जाकर पिलाई। उन्होंने लिखा, यह हरिवंश जी की उदारता और महानता को दर्शाता है। लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है। मैं उन्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है वे तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस के राजीव सातव, सैयद नासिर हुसैन, रिपुन बोरा और CPI-M से के रागेश और एलमलारान करीम हैं। PM मोदी की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। PM मोदी का बड़ा बयान, कहा, संयुक्त राष्ट्र की वजह से आज दुनिया एक बेहतर जगह। PM नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अपना संबोधन दिया। इस बीच PM मोदी ने कहा कि 75 साल पहले युद्ध की भयावहता एक नई उम्मीद देगी। मानव इतिहास में पहली बार एक संस्था का गठन पूरी दुनिया के लिए किया गया था। हिंदुस्तान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में उस महान दृष्टिकोण का हिस्सा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि इसने हिंदुस्तान के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को प्रतिबिंबित किया, जो सृष्टि को एक परिवार के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के कारण आज हमारी दुनिया एक बेहतर जगह है। हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने शांति और विकास के लिए काम किया और संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के तहत इसके शांति अभियानों में योगदान दिया, जिसमें हिंदुस्तान अग्रणी और योगदान करता रहा है। आज हम जो घोषणाएं या काम कर रहे हैं वे स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जलवायु परिवर्तन, असमानता को कम करने और संघर्ष को रोकने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने, विकास सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर अधिक काम किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं और कार्यों के तहत संयुक्त राष्ट्र के सुधार की भी आवश्यकता है। हम पुरानी संरचनाओं के साथ आज की चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। व्यापक सुधारों के बिना संयुक्त राष्ट्र के भरोसे का संकट है। आज की अंतर संबंधित दुनिया के लिए हमें एक सुधारित बहुपक्षवाद की आवश्यकता है, जो आज की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करे, सभी हितधारकों को आवाज दे, समकालीन चुनौतियों का सामना करे और मानव कल्याण पर ध्यान केंद्रित करे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में उस महान दृष्टिकोण का एक हिस्सा था। हिंदुस्तान ने हमेशा दुनिया को एक परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम के अपने दर्शन को प्रतिबिंबित किया है। आज बहुत कुछ हासिल कर लिया गया है, लेकिन मूल मिशन अभी भी अधूरा है। बहुत कुछ किया और हासिल किया जाना है। आसाराम पर लिखी किताब को लेकर बड़ा अपडेट। आसाराम पर लिखी गई पुस्तक रुकेगी या बिकेगी, हाई कोर्ट आज देगा फैसला। आसाराम पर लिखी गई किताब पर प्रतिबंध के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय प्रकाशक की अपील पर मंगलवार को अपना फैसला देने जा रहा है। पुस्तक के प्रकाशक हापर कॉलिंस की ओर से उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी, क्योंकि निचली अदालत ने पुस्तक के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। निचली अदालत ने इस पुस्तक के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया और आदेश दिया कि बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने के खिलाफ आसाराम की अपील अभी भी राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 सितंबर को आसाराम पर लिखी पुस्तक के प्रकाशन के खिलाफ एक याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
हापर कॉलिंस ने आसाराम पर लिखी गई किताब गनिंग फॉर द गॉडमैन द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द आसाराम कन्विक्शन को प्रकाशित करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अंतरिम रोक को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। पीएम किसान स्कीम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पीएम किसान स्कीम, देश के 11 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचे 93,000 करोड़ रुपए। क्या आपको मिला पैसा? मोदी सरकार ने खेती करने में मदद के लिए देश के 11 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 93,000 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने इतनी बड़ी रकम सीधे किसानों के हाथ में दी है। यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से, जिसे दिसंबर 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस साल नवंबर तक कुल सहायता रकम बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, क्योंकि पैसा भेजने का काम जारी है। खास बात यह है कि कोई किसान कभी भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभ लेना शुरू कर सकता है। इसके तहत सालाना 6,000 रुपये की मदद दी जाती है। पिछले लगभग 1.5 महीने में ही 8.80 करोड़ लोगों को 2-2,000 रुपये भेजे गए हैं। कोरोना संक्रमण कोरोना के समय भी इस स्कीम की रकम किसानों फार्मर्स को उबारने के लिए बहुत काम आई है। सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है, ताकि इस पर भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों की नजर न पड़े। पैसा देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों को दिया जाना है, लेकिन इस स्कीम के तहत सभी का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। मोदी सरकार ने यह योजना इसलिए चलाई है ताकि किसानों की आय बढ़ सके, उन पर दबाव कम हो। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। एम्स के डॉक्टरों का दावा, अब झाड़ू से फैल सकता है कोरोना। कोरोना संक्रमण फैलने के तरीकों के बारे में कई तथ्य और दावे किए जा रहे हैं। एम्स के एक डॉक्टर का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डंप करने से भी संक्रमण फैल सकता है। यही कारण है कि इन जगहों पर कचरे को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किया जाना चाहिए। एम्स में सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव कहते हैं कि झाड़ू का इस्तेमाल और खुले में कचरा रखने से भी कोरोना संक्रमण बढ़ जाता है। वायरस 3 से 5 दिनों तक कहीं भी रहता है। यहाँ तक कि अगर एक संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसी करता है, तो उसके शरीर से निकलने वाले वायरस के कण आसपास के क्षेत्र में फैल जाते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर कचरे को डंप करने पर ये कण धूल भरी मिट्टी में फैल जाते हैं। अगर इस समय कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरता है, तो वायरस इन्हेलेशन की मदद से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। यह वायरस को फैलाने में मदद करता है। डॉक्टर ने 2 अक्टूबर को झाड़ू के बजाय सफाई अभियान में एक वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करने की अपील की है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एक वीडियो चैट ऐप ने बिना इजाजत नुसरत जहां की तस्वीर का किया इस्तेमाल। जाने फिर क्या हुआ। अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने पुलिस से संपर्क किया है। मामला बिना उनकी इजाजत के उनकी तस्वीर को इस्तेमाल करने से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक वीडियो चैट ऐप ने प्रमोशन के लिए उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर लिया। ऐसा करने से पहले उनसे इजाजत भी नहीं ली गई। इसी को लेकर टीएमसी सांसद ने सोमवार को कोलकाता पुलिस से संपर्क किया। नुसरत जहां ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, बिना सहमति के तस्वीरों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कोलकाता पुलिस के साइबर सेल से अपील है कि वो इस मामले को देखें। मैं इसे कानूनी तौर पर आगे ले जाने के लिए तैयार हूं। अपने ट्वीट में नुसरत ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा को टैग भी किया है। वहीं इस पूरे मामले पर कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नुसरत जहां ने जिस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेते हुए शिकायत की है, वो एक वीडियो चैट ऐप का है। इसमें लिखा है कि लॉकडाउन में घर बैठे बनाए नए दोस्त। इसमें उनकी तस्वीर भी दिख रही है। जम्मू कश्मीर से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर बडगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, एक आतंकवादी मारा गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ सोमवार शाम से जारी मुठभेड़ में मंगलवार को एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मध्य कश्मीर के चरार शरीफ के नवाद क्षेत्र में सोमवार शाम उस समय मुठभेड़ शुरू हो गई, जब आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पाकर सुरक्षा बलों ने यहां घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने रात भर क्षेत्र में कड़ी घेराबंदी रखी और मुठभेड़ सुबह पुनः आरंभ हो गई। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। उन्होंने बताया कि आतंकवादी की पहचान पता करने की कोशिश की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसका संबंध किस संगठन से था। सोमवार को जब घेराबंदी की जा रही थी, उस समय सीआरपीएफ का एक जवान गोलीबारी में घायल हो गया था। नेपाल की ओर से बड़ा अपडेट। नेपाल की नई साजिश, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा में कराएगा जनगणना। चीन के जाल में फंसकर नेपाल अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा है। उत्तराखंड में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के भारतीय क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाने के बाद नेपाल सरकार अब वहां एक जनगणना करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ऐसा करके केपी शर्मा ओली नेपाल के लोगों का ध्यान चीन के द्वारा किए गए कब्जे से हटाना चाहते हैं। नेपाल घरों की गिनती करेगा। केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली ओली सरकार अगले साल 28 मई से 12वीं जनगणना शुरू कर रही है, जिसके तहत इन भारतीय क्षेत्रों में भी जनगणना करने की तैयारी चल रही है।
नेपाल के स्थानीय अखबार काठमांडू पोस्ट के अनुसार ओली सरकार इसके लिए एक योजना भी तैयार कर रही है। नेपाल इन विवादित क्षेत्रों में घरों की गिनती करेगा। बता दें कि इन तीनों क्षेत्र की वजह से भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास आ गई है। पहले नेपाल ने इन 3 क्षेत्रों पर दावा किया और फिर इसका नक्शा भी संसद द्वारा पारित किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार चीन के प्रभाव में नेपाल भारत विरोधी कदम उठा रहा है। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। कोविड-19 वैक्सीन अपडेट। भारत में शुरू हुआ तीसरे फेज का ह्यूमन ट्रायल, 1500 वॉलंटियर्स ले रहे हिस्सा। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण 55 लाख के आंकड़े के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने कोरोना वायरस वैक्सीन के तीसरे चरण का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) भारत में ऑक्सफोर्ड के कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 सितंबर को महाराष्ट्र के ससून जनरल अस्पताल में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने ऑक्सफोर्ड के कोरोना वायरस वैक्सीन के तीसरे चरण का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले 10 सितंबर को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एहतियात के तौर पर ऑक्सफोर्ड के कोरोना वायरस वैक्सीन के सभी फेज 2, फेज 3 ह्यूमन ट्रायल के सभी चरणों को रोकना पड़ा था। ससून जनरल अस्पताल के डीन डॉक्टर मुरलीधर तांबे का कहना है कि हमने वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण शुरू कर दिए हैं। इसमें हम 150 से 200 वॉलंटियर्स को इसका डोज देंगे। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट देश भर में 14 स्थानों पर 1500 वॉलंटियर्स पर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की योजना बना रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में हुए हादसे को लेकर एक बुरी खबर। भिवंडी इमारत हादसा, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 17। महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 17 हो गई। मीडिया को जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि रात भर की राहत और बचाव अभियान के दौरान 4 और शव बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि मरने वालों में 8 बच्चे थे। 15 वर्षीय अफसाना अंसारी का शव रात में मलबे से बरामद किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने बताया कि मलबे से 23 लोगों को बचाया गया है। बीती रात मलबे से 2 महिलाओं को निकाला गया। अधिकारी ने बताया कि जिलानी नाम की 43 वर्षीय इमारत सोमवार तड़के 3:40 बजे ढह गई थी। इमारत में 40 फ्लैट थे और लगभग 150 लोग यहां रहते थे। भिवंडी ठाणे से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उन्होंने कहा कि इमारत गिरने के मामले में 2 नगरपालिका अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और इमारत के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धामनकर नाका के पास नारपोली में पटेल कंपाउंड में स्थित इमारत में उस समय रहने वाले लोग सो रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और ठाणे आपदा प्रतिक्रिया बल (TDRF) के कर्मी मौके पर मौजूद हैं और तलाशी अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि यह इमारत भिवंडी निजामपुर नगर निगम की जर्जर इमारतों की सूची में शामिल नहीं थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।